हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है रिग्रेशन एनालिसिस का, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने वो लेक्चर देख भी लिए होंगे और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिग्रेशन एनालिसिस वो अब अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जिसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये जो टाइम सीरीज होती है ये होती क्या है, टाइम सीरीज का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज, ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसकी क्या यूटिलिटी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ये जो टाइम सीरीज डेटा है, टाइम सीरीज है, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसके लिए 2 मॉडल्स दिए गए थे। ठीक है, तो वो 2 रिलेशनशिप भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, कि ट्रेंड कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए 4 मेथड्स दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला मेथड है ग्राफिक मेथड या फ्री हैंड मेथड जिसको कहते हैं। दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये जो फोर्थ मेथड है, दिस मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो चारों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों मेथड आपको पता होने चाहिए, चारों मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है मेथड, दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये चारों मेथड हम पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। चारों ही मेथड पे एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, और उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड मेरिट ऑफ दीज मेथड। ये जो चारों ही मेथड्स हैं इनके क्या मेरिट्स हैं और क्या लिमिटेशन है। ठीक, तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमसीक्यू सीरीज 1000 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज है वो, स्टैट्स, इको, एडवांस, एफएम, तो आपको इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो इन लेक्चर्स का जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, और खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे सर्च करना है, देन आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिए, क्योंकि अब मेरे चैनल पे 200 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। तो अगर आप वीडियोस में जाके सर्च करेंगे ना तो काफी मुश्किल होगी। तो इसीलिए जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, ठीक है, उसको जो भी कंसर्न प्लेलिस्ट है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट है, स्टार्ट्स की अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग है, एमसीक्यू की अलग है, तो जो भी कंसर्न प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के चेक करिए। बीकॉम की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो जो भी कंसर्न प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के चेक करिए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube पे अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन पीपीटी फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। मेरी जो टेलीग्राम आईडी है आप उस पर मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस। तो चाहे कोई भी इकोनॉमिस्ट हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उसके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज टू मेक द एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर एस्टिमेट करे। ठीक है, ये उसके, अगर कोई इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली हैं उसके लिए वो एस्टिमेशन करे, उसके लिए प्रिडिक्शन करे, पहले से अनुमान लगाए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन चाहता है कि वो एस्टिमेशन करे, उसे फ्यूचर के बारे में पहले से पता चल जाए, उसे ट्रेंड पता चल जाए कि व्हाट वुड बी द लाइकली सेल इन द कमिंग ईयर, यानी आने वाले सालों में उसकी जो बिजनेस है उसकी सेल कितनी होगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कोई भी बिजनेसमैन उसी के अकॉर्डिंग ही तो प्लान कर पाएगा।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 2021 चल रहा है, तो बिजनेसमैन चाहेगा कि 2022, 2023 से लेकर के 2025 और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 2030 तक, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी उसका बिजनेस है उसकी कितनी एक्सपेक्टेड सेल हो सकती है, उसके बारे में वो एस्टिमेशन कर सके। ठीक है, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो अपने प्रोडक्शन को उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सके। ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं की ना, तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया और सेल कम हुई, तो इससे क्या होगा, कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाएंगे। या सेल अगर ज्यादा हुई और उतने उसने प्रोडक्शन नहीं किया था, तो क्या होगा, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होगा, यानी प्रोडक्शन उसके पास कम रहा और सेल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी डिमांड है उसको मीट करने के लिए किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्यूचर को एस्टिमेट करे। ऐसे ही जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी चाहेगा कि वो फ्यूचर को एस्टिमेट करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो भी कमिंग ईयर्स में जो भी पॉपुलेशन है, उसको पहले से एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्लानिंग बनाती है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली पूरी प्लानिंग बनाती है। फूड सप्लाई के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसके रिलेटेड, जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट प्लानिंग कर पाती है। ठीक है, तो यानी हमें ये समझ में आ गया कि फ्यूचर को एस्टिमेट करना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और फ्यूचर को अगर एस्टिमेट करना है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, दैट इज, वो क्या स्टेप होता है, दैट इज टू गेदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। यानी पास्ट का जो डेटा है, पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको गेदर करना, उसको इकट्ठा करना, ये सबसे पहला स्टेप होता है अगर हमें फ्यूचर को एस्टिमेट करना है। अगर हमें फ्यूचर का ट्रेंड पता करना है, ठीक है, एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज गेदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। जो पास्ट का जो डेटा है, पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करें। ठीक, तो टाइम सीरीज क्या होता है? तो इसी स्टैटिस्टिकल डेटा को, ठीक है, यही जो इंफॉर्मेशन जिसकी बात कर रही हूं, इसी स्टैटिस्टिकल डेटा को, इसी इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, या कह लीजिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक रेगुलर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी डेटा को कहा जाता है टाइम सीरीज। देखिए नाम क्या है, टाइम सीरीज, यानी वो सीरीज जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, यानी वो डेटा, वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपने कलेक्ट किया है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, उसी डेटा को कहा जाता है टाइम सीरीज। ठीक है, तो टाइम सीरीज क्या है, ये एक न्यूमेरिकल डेटा होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, दैट इज सक्सेसिव, ये रेगुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो अरेंज होता है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है टाइम सीरीज। ठीक, समझ में आ गया टाइम सीरीज क्या है? देखिए नाम क्या है, टाइम एंड सीरीज, टाइम प्लस सीरीज, यानी वो सीरीज, वो सेट ऑफ डेटा, वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, कलेक्ट किया है और ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है टाइम सीरीज। ठीक, अब कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट है, इन्होंने डिफरेंट डिफिनीशन दी है टाइम सीरीज की, आपको एक बार बता दे रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। टाइम, पहली डिफिनीशन क्या है, टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम सीरीज सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जैसे जैसे जो इवेंट अकर किया है उसी सीक्वेंस में जो ऑब्जर्वेशन को हम कलेक्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है टाइम सीरीज। ठीक, एक और डेफिनेशन दी गई है कि टाइम सीरीज क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसे कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ टाइम, यानी एक सक्सेसिव, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ टाइम, यानी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी को कहा जाता है टाइम सीरीज। और ये जो डेटा होता है वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए पॉपुलेशन का डेटा है, हर साल का पॉपुलेशन का जो डेटा है, ठीक है, सपोज करिए पॉपुलेशन का डेटा हो, चाहे प्राइस का डेटा हो, चाहे प्रोडक्शन का डेटा हो, चाहे सेल्स का डेटा हो, ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का, या पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ठीक है, जो भी ये जो डेटा होता है ना, या पर कैपिटा इनकम का डेटा है, ठीक है, पिछले कुछ सालों का, तो इसी डेटा को जो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अरेंज हो, उसी को कहा जाता है टाइम सीरीज।
तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। टाइम सीरीज देखने में लगता है थोड़ा मतलब मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स काफी इस टॉपिक से डर रहे होते हैं, बोलते हैं कि बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक। अभी मैं बताऊंगी जो 4 मेथड है वो बहुत आसान है। ठीक है, तो टाइम सीरीज क्या है? सिंपली जो डेटा, पिछले कुछ सालों का डेटा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, और एक बात और है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेटा है या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा है वही होता है टाइम सीरीज। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम सीरीज कैन बी अप्लाइड टू ऑल अदर फिनोमिनन। कोई भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा हो, अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, ठीक है, तो उसे टाइम सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर इस टाइप का डेटा है कि हर दिन कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो टाइम सीरीज डेटा। अगर सपोज करिए हमारे पास डेटा है कि टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, कोई पेशेंट है उसका टेम्परेचर है हर दिन का, उसका कितना टेम्परेचर है उसका डेटा है, तो दिस इज ऑल्सो टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, अगर ये डेटा है कि नंबर ऑफ मैरिज कितनी हो रही है पर डे, ठीक है, या पर मंथ या पर ईयर कितनी मैरिजेस हो रही है, तो ये भी डेटा क्या है? टाइम के अकॉर्डिंगली अरेंज है, तो ये भी क्या होगा? टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो कोई भी डेटा जो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज हो और, ठीक है, और जिसको हम कलेक्ट करते हैं जो पास्ट का हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज देखिए, ये हुआ टाइम सीरीज। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं? पास्ट के डेटा के बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। देखिए, टाइम सीरीज अलग है, टाइम सीरीज एनालिसिस अलग है। टाइम सीरीज मतलब वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो पास्ट का, वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज हो, वो हो गया टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज एनालिसिस से उस डेटा की मदद से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये आपका ईयर्स आपको दिए गए हैं, कुछ साल हैं, और ये है सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर इन थाउजेंड्स। कोई फर्म है ए, उसकी सेल दी गई है रेफ्रिजरेटर की थाउजेंड्स में। 96 में इतनी सेल हुई 40,000 की, 97 में, 98 में, 99 में, 2000 में, ये आपको सेल का फिगर दिया गया है। ठीक है, अब आप इन फिगर्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे बीच के जो 2 साल है वहां पे क्या हुई है? सेल डिक्लाइन हुई है। यहाँ देखिए सेल इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन 1999 और फिर 2000 में क्या है? सेल डिक्लाइन हुई है, पर फिर से आगे इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो जो स्टैटिशियन है, तो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चेंज के लिए, इस वेरिएशन के लिए। ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये जो 2 साल सेल कम रही, ठीक है, बाकी साल तो इंक्रीज हो रही है, 2 साल जो सेल कम रही, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, जो स्टैटिशियन है, इन रीजन को, इन फोर्सेस को 4 इंपॉर्टेंट हेड्स में स्टडी करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट हेड्स होते हैं जिनमें इन रीजन को स्टडी किया जाता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेकुलर मूवमेंट। सेकुलर मूवमेंट मतलब क्या होता है? जर्नल टेंडेंसी। ठीक है, वो चेंज, देखिए सबसे पहला है सेकुलर मूवमेंट। सेकुलर मूवमेंट मतलब होता है वो चेंज जो अकर करता है एज अ रिजल्ट ऑफ जर्नल टेंडेंसी, यानी वो चेंज जो आया है बिकॉज ऑफ द जर्नल टेंडेंसी ऑफ द डेटा ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्योंकि जर्नल टेंडेंसी है डेटा की इंक्रीज या डिक्रीज होने की, उसकी वजह से जो चेंज आया है उसको कहते हैं सेकुलर मूवमेंट, यानी लॉन्ग टर्म मूवमेंट। सेकुलर मूवमेंट एक तरीके का लॉन्ग टर्म रेगुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सीजनल वेरिएशन। नाम क्या है? सीजनल वेरिएशन, यानी वो वेरिएशन विच अकर बिकॉज ऑफ द सीजन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, जो सीजन के कारण जो वेरिएशन हो, जो क्लाइमेट के कारण, वेदर कंडीशन के कारण, या किसी फेस्टिवल के कारण जो वेरिएशन आते हैं उसे सीजनल वेरिएशन कहते हैं। और ये जो वेरिएशन होते हैं, दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी 12 मंथ। ये वेरिएशन हर 12 महीने पे रिपीट होते हैं। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सीजनल वेरिएशन। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है? आपने बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी। तो वो वेरिएशन विच अकर बिकॉज ऑफ द बूम एंड डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो बूम, डिप्रेशन, रिसेशन ये आता है, इसके कारण जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं साइक्लिक वेरिएशन में। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन हो सकता है। चौथा रीजन क्या हो सकता है? इरेगुलर या इरेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये चेंज क्या होता है? ये चेंज टेक प्लेस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सेस विच आर नॉट प्रिडिक्टेबल, यानी वो फोर्सेस जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जिन्हें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो इरेगुलर हैं, जो इरेटिक है। इरेटिक मतलब भी इरेगुलर होता है।
ठीक है, वो फोर्सेस जो इररेगुलर है, रेंडम है, ठीक है, जैसे अगर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया तो, अर्थक्वेक आ गया तो, सुनामी आ गया तो, सूखा पड़ गया तो, या जो कोरोना भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोरोना की वजह से क्या हुआ था, पूरे जो सेल्स है, बहुत सारी शॉप्स बंद हो गई थी, कंपनीज बंद हो गई थी, सेल अचानक फॉल हो गई थी, ठीक है, प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। तो ये क्या है, ये चेंज अगर करा है बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस विच इज कंप्लीटली इरेगुलर, जिसे हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 रीजन है जिसकी वजह से चेंज अकर करता है। कोई भी टाइम सीरीज डेटा है उसमें जो भी चेंज आ रहा है वो इन 4 रीजन के कारण आ सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जो भी फोर्सेस की स्टडी करते हैं वो इन 4 हेड्स में करते हैं, ठीक। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अभी मैंने बताया था ना, टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूटिलिटी तो इसकी ये है कि टाइम सीरीज एनालिसिस से वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और इसका टाइम सीरीज एनालिसिस की यूटिलिटी है, दैट इज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर। टाइम सीरीज एनालिसिस में हमारे पास पास्ट के फिगर्स होते हैं, पिछले 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के फिगर्स होते हैं। तो इससे हम जो पास्ट का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो पास्ट का बिहेवियर है उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर। पास्ट के बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं जिससे हम फ्यूचर के बिहेवियर को जान पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है टाइम सीरीज एनालिसिस की, दैट इज इट हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन। देखिए फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे तभी तो फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि अगले साल या अगले 5 साल में हमारी सेल्स जो है वो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी सेल जो है 1 करोड़ तक बढ़ जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये टाइम सीरीज एनालिसिस किया और उसे पता चला कि हमारी सेल जो है अगले 5 साल में 1 करोड़ तक बढ़ जाएगी, ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन इस डिमांड को, इस सेल की जो डिमांड है इसको पूरी करने के लिए अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकती है, अकॉर्डिंगली उतनी फैक्ट्री सेटअप करेगी, अकॉर्डिंगली उतने मशीन हायर करेगी, उतने एम्प्लॉय हायर करेगी, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग करने में दिस टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प, फ्यूचर के ऑपरेशन को प्लान करने में भी मदद करती है, ठीक है। तीसरी जो यूटिलिटी है टाइम सीरीज एनालिसिस की वो ये है कि इट हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द करंट अकम्प्लिशमेंट। करंट अकम्प्लिशमेंट को इवैल्यूएट करने में भी टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प करता है। देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस से आप पहले से क्या पता कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी अगले 5 साल में क्या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, क्या ट्रेंड रहेगा, उसके बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, और फिर आप उसको कंपेयर कर पाते हैं, तो इससे आप इवैल्यूएट कर पाते हैं करंट अकम्प्लिशमेंट को, ठीक। अगली जो चौथी यूटिलिटी है टाइम सीरीज एनालिसिस की वो है इट हेल्प इन कंपैरिजन। टाइम सीरीज एनालिसिस की मदद से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम सीरीज का जो डेटा है उनको आप कंपेयर कर पाते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक। तो दीज आर द 4 यूटिलिटीज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये कुछ 4 यूटिलिटी थी टाइम सीरीज एनालिसिस की, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, लेकिन सबसे पहली यूटिलिटी क्या है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस जो है इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक। तो टोटल यानी 5 यूटिलिटी है टाइम सीरीज एनालिसिस की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। जो टाइम सीरीज है इसके कंपोनेंट होते हैं, तो 4 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, या कंपोनेंट कहिए, चाहे पैटर्न कहिए, चाहे मूवमेंट कहिए, चाहे एलिमेंट कहिए। ये जो टाइम सीरीज है इसके 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या कह लीजिए 4 पैटर्न होते हैं या 4 मूवमेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हैं वो 4 पैटर्न या 4 मूवमेंट या 4 एलिमेंट टाइम सीरीज के। जो टाइम सीरीज का डेटा होता है, ठीक है, जो उसमें मूवमेंट होता है, या तो वो सिकुलर ट्रेंड होता है, या सीजनल वेरिएशन होता है, या साइक्लिक वेरिएशन होता है, या इरेगुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। जो टाइम सीरीज है उसके कंपोनेंट यही 4 हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो 4 कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताए हैं, इन कंपोनेंट के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है ये भी बताया गया है। तो जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल टाइम सीरीज एनालिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल टाइम सीरीज एनालिसिस है, उसमें ये अज्यूम किया गया है कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप अमंग दीज 4 कंपोनेंट। ये जो 4 कंपोनेंट है इनके बीच में मल्टीप्लिकेटिव
रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू पता करनी है सीरीज में, टाइम सीरीज में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पता करनी है, तो इन 4 कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था जिन्होंने कहा था कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 4 कंपोनेंट। ठीक, बट देयर इज एन अनदर स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने कहा कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज अ दिस एडिशन रिलेशनशिप। ये एडिशन का रिलेशनशिप है, एडिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द 4 कंपोनेंट। और आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पता करनी है टाइम सीरीज की, तो वो कैसे पता चलेगी? सम ऑफ दिस 4 कंपोनेंट। आप ये जो 4 कंपोनेंट है इनको सम कर दीजिए। ठीक है, तो पहला स्कूल ऑफ थॉट ने कहा मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है, दूसरे ने कहा एडिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स। आपको पता होना चाहिए, इसलिए बस मैं बता रही हूँ, बाकी इसका अभी ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 4 कंपोनेंट है, अभी जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट कही है, या 4 एलिमेंट्स कही है, ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहला है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्टीडी मूवमेंट। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड मतलब क्या होता है? स्टीडी मूवमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो एक स्टीडी मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट है, ठीक है, उसको सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन होते हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट होते हैं, वो इसमें नहीं आते, सेकुलर ट्रेंड में नहीं आते। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, या लार्ज स्केल में कंज्यूमर के टेस्ट में जो चेंज आ रहा है, ये सब किस में आता है? सेकुलर ट्रेंड में आता है। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब आते हैं सेकुलर ट्रेंड में। ठीक है, दूसरा क्या है? सीजनल वेरिएशन। अभी सीजनल वेरिएशन मैंने थोड़ा सा वैसे बताया था। सीजनल वेरिएशन मतलब वो पीरियोडिक मूवमेंट विच या वो वेरिएशन विच अकर बिकॉज ऑफ द चेंज इन सीजन, जो सीजन के चेंज के कारण अकर करे वेरिएशन। ठीक है, जो पीरियोडिक मूवमेंट सीजन के वेरिएशन के कारण अकर करे। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, कस्टम, ट्रेडिशन, हैबिट के चेंज के कारण जो वेरिएशन आता है, वो सब आता है सीजनल वेरिएशन में। ठीक है, एंड ये जो सीजनल वेरिएशन होते हैं, ये रेगुलरली मतलब ये रिकर करते हैं, यानी ये वैरी कर मतलब बार बार रिपीट होते हैं। रिकर करना मतलब ये बार बार रिपीट होते हैं आफ्टर एवरी 12 मंथ। हर 12 महीने पे ये जो सीजनल वेरिएशन होते हैं ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? प्रिडिक्शन हम आसानी से कर सकते हैं, प्रिडिक्शन जो है ज्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस होते हैं ना, सारे ही बिजनेस सीजनल जो वेरिएशन होते हैं उससे इफेक्ट होते हैं, सारे बिजनेस। ठीक है, बट ये है कि कुछ बिजनेस ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ बिजनेस कम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की जो सेल्स है वो क्या होती है? समर में, एवरी समर, हर समर में क्या होती है? इनकी जो सेल है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हैवी विंटर्स की बात करें, दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या है? फॉल हो जाती है। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है ना, जो हर सीजन में जो सीजन वाइज चेंज होता हो, तो वो आता है सीजनल वेरिएशन में। ठीक, तीसरा है साइक्लिक वेरिएशन। तीसरा क्या है? साइक्लिक वेरिएशन। तो साइक्लिक वेरिएशन यानी वो वेरिएशन, वो टाइम सीरीज में वेरिएशन, ठीक है, बिजनेस में, इकोनॉमी के डेटा में, वो वेरिएशन विच इज साइक्लिक इन नेचर, जो साइकिल की तरह, जो साइक्लिक हो, यानी अप डाउन, ऐसा साइक्लिक मूवमेंट हो, जो ओसिलेटरी वेरिएशन हो, वो साइक्लिक वेरिएशन में आता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? रिकरिंग राइज एंड डिक्लाइन होता है, यानी एक बार राइज होता है, एक बार डिक्लाइन होता है एक्टिविटी में। इस टाइप का साइक्लिक, इस टाइप के वेरिएशन को साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस साइकिल होती है इसमें 4 फेजेस होते हैं। ये इवेंट डायग्राम आपने पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड फाइनली रिकवरी। रिकवरी कहिए चाहे इंप्रूवमेंट कहिए। तो ये क्या है? दिस इज साइक्लिक वेरिएशन। जो बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अप ही रहती है, अप डाउन। ठीक है, ये मूवमेंट बना ही रहता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ रिकरेंस ऑफ अप डाउन मूवमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ये राइजिंग ही रहती है, हमेशा राइज करती है, अप डाउन समय के साथ होता है। तो इसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। ये 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड इंप्रूवमेंट। अगर मैं बात करूं 2008 में, 2008 में इंडिया में क्या आया था? इंडिया नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में क्या आया था? डिप्रेशन।
हैवी डिप्रेशन आया था, क्योंकि उस समय यूएस के कुछ बैंक जो थे वो बैंकरप्ट हो गए थे और इंडिया में भी सत्यम का स्कैम हुआ था। तो अगर मैं बात करूं उस टाइम जो सेंसेक्स था वो 8,000 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, डिप्रेशन, हमारी इकोनॉमी एकदम नीचे आ गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। बट आज की तारीख पे 2021 की अगर मैं बात करूं तो हमारी इकोनॉमी इस समय काफी अच्छी पोजीशन पे है। बीच में कोरोना का टाइम भी आया, 2020 में फिर से हमारी इकोनॉमी को एक झटका लगा। 2020 में मार्च अप्रैल में बहुत ही बुरा रहा था फेज। ठीक है, बट 2021 में आज की बात करूं तो आज फिर से सेंसेक्स 58,000 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये क्या है, राइज एंड फॉल। इस समय 2008 में फिगर्स बहुत ही बुरे थे, डिप्रेशन का फेज था, 8,000 पे हमारी इकोनॉमी थी, हमारा जो सेंसेक्स था वो 8,000 पे था, लेकिन फिर धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, और आज की तारीख पे 58,000 पे अपने पीक पे है ऑलमोस्ट सेंसेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक वेरिएशन, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसका साइक्लिक वेरिएशन बना रहता है। तो ये जो है तीसरा कंपोनेंट है। आ जाइए चौथे कंपोनेंट पे। चौथा कंपोनेंट क्या है, इररेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर या इसे इरेटिक या एक्सीडेंटल या रैंडम वेरिएशन भी कहते हैं। क्यों, इस इरेटिक मतलब होता है रैंडम। ठीक है, तो इसे इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिपीट इन अ रेगुलर पैटर्न। क्योंकि ये जो वेरिएशन होते हैं ये किसी रेगुलर पैटर्न पे रिपीट नहीं होते हैं, आप इनको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इरेगुलर वेरिएशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लड हुआ, सुनामी, अर्थक्वेक, स्ट्राइक, वॉर और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कोरोना। ठीक है, तो इस टाइप के इन रीजन के कारण जो वेरिएशन होते हैं, जो सडन चेंज होता है डिमांड में, ठीक है, रैपिड चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, जो भी रैपिड चेंज होता है, तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है वो सब इसमें आता है इरेगुलर वेरिएशन में। ठीक है, तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के ये 4 कंपोनेंट कह लीजिए, 4 एलिमेंट कह लीजिए, या 4 पैटर्न कह लीजिए, या 4 मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सिकुलर ट्रेंड। दूसरा क्या था, याद करिए, सीजनल ट्रेंड। ठीक है, सीजनल वेरिएशन। तीसरा क्या था, साइक्लिक वेरिएशन। चौथा क्या है, इरेगुलर वेरिएशन। तो ये 4 कंपोनेंट हैं टाइम सीरीज के। ठीक, अब चलिए अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। इस ट्रेंड को हम मेजर कैसे करेंगे, तो 4 मेथड बताए गए हैं, इन 4 मेथड की मदद से आप ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके चारों मेथड्स आपको बताऊंगी और साथ में उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, और इन मेथड के जो मेरिट्स एंड लिमिटेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे आसान मेथड है ग्राफिक मेथड, या जिसको फ्री हैंड मेथड भी कहते हैं। ट्रेंड पता करने का, ट्रेंड स्टडी करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उससे ट्रेंड की स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टाइम सीरीज का आपको डेटा दिया गया है, ठीक है, उसको आप क्या करिए, ग्राफ पेपर पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। फिर केयरफुली एग्जामिन करिए द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लॉटेड पॉइंट। जो भी आपने पॉइंट प्लॉट किए हैं उनके बेसिस पे आपको एग्जामिन करना है ट्रेंड। ठीक है, और फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बेस्ट फिट, यानी अब आपने जो पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, उनसे गुजरती हुई, ठीक है, मैं बताऊंगी अभी कैसे बनेगा, उनसे उनके पास से गुजरती हुई एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेस्ट फिट हो, ठीक है, उन पॉइंट्स के लिए बेस्ट फिट हो। ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे, इसीलिए इसका नाम है फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे, फिर उस स्ट्रेट लाइन को देख के आपको समझ में आएगा डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा बाय फ्री हैंड मेथड। आपको फ्री हैंड मेथड यूज करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ये ईयर्स दिए गए हैं, 95 से लेके 2003 तक का ईयर का डेटा दिया गया है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील मिलियन टन्स में प्रोडक्शन ऑफ स्टील का डेटा दिया गया है। 95 में 20, 96 में 22 मिलियन टन, 97 में 24 मिलियन टन, ऐसे करके आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आप ग्राफ पेपर में जो वाई एक्सिस है ना, इसमें हमेशा जो भी फिगर आपको दिए गए हैं, जैसे अगर प्रोडक्शन दिया गया है, सेल्स दिया गया है, पॉपुलेशन दी गई है, तो उसको हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, टाइम। जो भी ईयर है, जो भी डेट है, जो भी मंथ है, जो भी टाइम का डेटा है, दिस इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो भी ईयर आपको क्वेश्चन में दिए हैं ये हमने इधर प्लॉट किया।
ठीक, अब जो क्वेश्चन में आपको 20, 22 ये फिगर दिए गए हैं, चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 95 में क्या है फिगर 20, ये आ गया एक पॉइंट। 96 में फिगर क्या है 22, ये आ गया पॉइंट। 97 में फिगर क्या है 24, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, फिर 98 में फिगर क्या है 21, ये आ गया पॉइंट। तो अब इन्हीं पॉइंट को जोड़ते हुए आपको एक्चुअल डेटा, सबसे पहले तो एक्चुअल डेटा आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लॉट करना आता होगा। ठीक है, वैसे हमने ये 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, आता ही होगा आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल में और बता दूंगी। तो सबसे पहले तो एक्चुअल जो डेटा है उसको आप प्लॉट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन में ये वाला कर्व आपको मिलेगा। ठीक, ये मिल गया। फिर उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको फ्री हैंड से, ये मेथड क्या है फ्री हैंड मेथड, अब आपको फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बेस्ट फिट हो, इस कर्व के लिए बेस्ट फिट हो। तो बेसिकली ये मिड पॉइंट से जाती हुई, ये जितनी लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लाइन, इनके मिड पॉइंट से जाती हुई आपको एक मतलब फ्री हैंड से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, ये आपने बना दी। अब इसको देख करके आपको समझ में आया, तो आपकी स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई है, तो यानी अब आपको इसको देख करके आप कह सकते हैं कि देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील है उसमें हर साल क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है दैट इज राइजिंग ट्रेंड। ठीक, तो यही है फर्स्ट मेथड। अब इस मेथड के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं कह लीजिए। तो सबसे पहला जो मेरिट है इस मेथड की कि ये दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, बहुत आसान था, देखा 2 मिनट में आपने क्वेश्चन कर लिया। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड टू मेजर द ट्रेंड। आपको ट्रेंड पता करना है तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो मेथड है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, भले ही आपका ट्रेंड जो है वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, दोनों ही केसेस में यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड मेरिट। लेकिन इसकी 2 लिमिटेशन भी है। पहली लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड इज हाईली सब्जेक्टिव। ये मेथड बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, या जो स्टैटिशियन है उसके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन जो है डिफरेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे फॉर द सेम सेट ऑफ डेटा, डेटा सेम है लेकिन जो ट्रेंड लाइन निकल के आए वो डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है क्योंकि ये फ्री हैंड कर्व बनता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, तो इसको हम आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेथड बहुत सब्जेक्टिव है, यहाँ पे जो हमने कर्व ड्रॉ किया है ना वो फ्री हैंड कर्व है, तो इससे हम फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, और यही तो पर्पस है टाइम सीरीज एनालिसिस का। ठीक है, तो ये 2 लिमिटेशन है ये 2 लिमिटेशन है फर्स्ट मेथड की। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। मेथड ऑफ सेमी एवरेज, तो नाम से समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कुछ एवरेज फाइंड आउट करना है। सेमी मतलब आधा, यानी शायद हमें यहाँ पे डेटा को 2 सेट में डिवाइड करना है और उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। देखिए नाम से तो यही समझ में आ रहा है, सेमी मतलब आधा, एवरेज मतलब एवरेज निकालना है। तो जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है यहाँ पे। इस मेथड में क्या होगा, when this method is used, जब ये मेथड यूज किया जाता है तो इसमें जो डेटा होता है उसको डिवाइड कर लिया जाता है 2 पार्ट में। ठीक है, और दोनों पार्ट में सेम नंबर ऑफ ईयर रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए आपको डेटा दिया गया है 1986 से 2003 का डेटा दिया गया है, यानी 18 साल का डेटा हुआ। तो इसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 साल के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो सेट ऑफ डेटा होगा वो 1986 से 94 तक का, और जो दूसरा सेट ऑफ डेटा होगा वो होगा 95 से लेकर के 2003 तक का डेटा हो गया। तो आपने 9 साल के 2 ग्रुप में उस डेटा को डिवाइड कर लिया। ठीक है, और अगर उसी की जगह अगर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स होते, अगर आपको ऑड नंबर ऑफ ईयर का डेटा दिया रहता है, जैसे 9 साल 13 साल 17 साल का होता, तो उस केस में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बट इसमें जो मिडिल ईयर होता है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसे ओमिट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 19 ईयर्स का डेटा है, ठीक है, फ्रॉम 1985 टू 2003, 19 साल का डेटा है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, 1985 से 1993 और 1995 से लेके 2003। ठीक है, जो मिडिल का जो 1994 है ना उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे। ठीक, तो यानी सबसे पहला स्टेप इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है उसको डिवाइड करें 2 पार्ट में। नाम क्या है, सेमी ना, तो 2 पार्ट में, सेमी मतलब आधा, 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया।
पहला हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम उसका एवरेज पता करेंगे। एवरेज, एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन पता करेंगे फॉर ईच पार्ट। जो दो पार्ट है, दोनों पार्ट का हम अलग अलग एवरेज पता करेंगे। ठीक है, एवरेज पता करेंगे तो अब हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों का अलग अलग एवरेज आएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये जो 2 पॉइंट मिल गए हैं, अगला स्टेप क्या है, अब ये जो 2 पॉइंट मिल गए हैं, अब इनको प्लॉट करेंगे एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। ठीक, 2 पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फाइनली हमारा जो ट्रेंड है वो हमें ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरफ इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने जो डेटा है 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर क्या किया, एवरेज लिया, फिर क्या किया, एवरेज से हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट को हम जो भी क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, फिर उससे हम कनेक्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और लाइन को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है एक्सटेंड कर देंगे, इससे हमारा ट्रेंड लाइन निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपको डेटा दिया गया है और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, सेमी एवरेज मेथड यूज करना है। ठीक, आपको ईयर दिया गया है 1997 से लेके 2003 तक का जो फिगर है वो सेल दी गई है, आपको सेल है थाउजेंड्स में दी गई है, सेल ऑफ फर्म में है, उसके सेल का फिगर आपको दिया गया है। आपको सेमी एवरेज मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए जो फिगर है वो कितने साल का है, 7 ईयर का है। तो 7 ईयर में क्या करेंगे, इस सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को 2 हाफ में डिवाइड करना है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले के 3 साल और आखिरी के 3 साल। ठीक है, ये लिया और इनका एवरेज निकालेंगे। बीच का जो 110 है इसको क्या करेंगे, इसको ओमिट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। तो पहले के 3 साल हमने एवरेज लिया, यानी 102, 105 और 114, इसको सम किया, डिवाइड किया 3, एवरेज आ गया 107। ऐसे ही जो आखिरी के 3 साल है इनका भी एवरेज लिया, आ गया 112। ठीक है, हमने एवरेज ले लिया दोनों ईयर का, दोनों जो सेट ऑफ डेटा है उसका एवरेज ले लिया। अब ये जो एवरेज है इसको किस पॉइंट पे, इनके करस्पॉन्डिंग ईयर कौन सा होगा, मिड ईयर होगा। अभी बताया था ना, जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो अगर हम पहला जो सेट ऑफ डेटा है 97, 98, 99, तो इनका मिड क्या है 1998, यानी 107 को हम 1998 के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्लॉट करेंगे। एंड अगला जो सेट ऑफ डेटा है ये है 2001, 2002, 2003, यानी जो 112 है उसको 2002 ईयर के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमारे निकल गए 2 पॉइंट निकल गए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वी गेट 2.107 एंड 112 हमें पॉइंट मिल गए हैं। और इनको मिडिल ईयर जो क्लास इंटरवल है उसका मिडिल ईयर 1998 और 2002 इसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ है, मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे वी ऑलवेज प्लॉट द टाइम, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस में जो भी सेल्स है, प्रोडक्शन है, उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो प्रोडक्शन को आपने यहाँ पे प्लॉट किया। सबसे पहले तो जो एक्चुअल डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप जो एक्चुअल डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जो रेगुलर लाइन ये बनी है ये क्या है, एक्चुअल डेटा। फिर आपको ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करने को कहा गया है, तो ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट है। पहला क्या है 1998 पे 7, 1998 पे क्या है 107, तो 1998 पे आया 107, तो 107 कुछ यहाँ पे आएगा। और अगला क्या है 2002 पे आया 112, तो 2002 पे 112, 112 यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, 110 के थोड़ा सा ऊपर 112। तो अब आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो अब इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली ये लाइन आप ड्रॉ करिए, और इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इससे हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ को देख करके कि देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड, यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है। ठीक, चलिए अब मैं बताती हूँ कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है इस मेथड के। सबसे पहला जो मेरिट है इस मेथड का, दैट इज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान था, कितनी जल्दी से आपने समझ लिया और इस क्वेश्चन को कर लिया। तो दिस मेथड इज वेरी इजी, ठीक है, एज कंपेयर टू द नेक्स्ट 2 मेथड्स। अब जो अगले मैं 2 मेथड बताने वाली हूँ, मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उनके कंपेयर में दिस मेथड इज इजी।
ठीक है, ये पहली मेरिट थी। दूसरी इसकी मेरिट ये है कि दिस मेथड इज ऑब्जेक्टिव मेथड। ये जो मेथड है ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसका मतलब ये है कि भले ही डिफरेंट स्टैटिशियन इस मेथड को यूज करें, लेकिन जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेम। ठीक है, जबकि आपने इससे पहला जो मेथड पढ़ा था फ्री हैंड मेथड, वहां पे जो ट्रेंड लाइन है दैट इज सब्जेक्टिव, वो अलग अलग हो सकती थी, लेकिन दिस इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड। यहाँ पे जो भी ये मेथड यूज करेगा वो उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ट्रेंड लाइन सेम मिलेगी। तो दीज आर द टू मेरिट्स। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, दो लिमिटेशन है इस मेथड की। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, ये मेथड अज्यूम करता है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप अमंग द प्लॉटेड पॉइंट। ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं इनके बीच में स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो। ठीक है, कोई भी कर्व भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, दूसरी लिमिटेशन वही लिमिटेशन है जो अर्थमेटिक मीन की लिमिटेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं ना, तो अर्थमेटिक मीन की जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे भी अप्लाई है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उससे क्या होता है, एवरेज इंपैक्ट होता है। देखिए लिखा है, इफ देयर आर एक्सट्रीम्स इन एनी हाफ, जो दो हाफ है सीरीज का, अगर उसमें एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो जो ट्रेंड लाइन निकल के आएगी वो ट्रू पिक्चर नहीं शो करेगी। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। तो ये इसके दो मेरिट्स और दो लिमिटेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। ठीक, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या होता है कि जो हमारा कर्व निकल के आता है दैट बिकम मोर स्मूथर, वो कर्व और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, एनुअल डेटा के जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस मेथड का फायदा होता है। तो मूविंग एवरेज मेथड में सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना होता है द पीरियड फॉर मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज का जो पीरियड है, जैसे आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है या 5 ईयर निकालना है या 7 ईयर या 9 ईयर, कितने ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है, सबसे पहले तो ये सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है ये मैं अभी बताती हूँ। जैसे सपोज करिए आपको डेटा दिया गया है ABCDEFGH ऐसे करके डेटा दिया गया है, तो अगर आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है तो 3 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, A+B+C डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, B+C+D डिवाइड बाई 3। अगला क्या होगा, C+D+E डिवाइड बाई 3। अगला क्या होगा, D+E+F डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज मूव कर रहा है। ठीक है, पहले आपने ये लिया 3, फिर आपने ये 3 लिया, फिर आपने ये 3 लिया, फिर आपने ये 3 फिगर लिए, तो यहाँ पर एवरेज मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मूविंग एवरेज। और आप 3-3 ईयर्स को ले रहे हैं इसलिए 3 ईयर मूविंग एवरेज, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, और अगर इसी की जगह 5 ईयर मूविंग एवरेज होता तो आप 5-5 साल लेते हैं। A+B+C+D+E 5 साल का डेटा डिवाइड बाई 5, ऐसे ही नेक्स्ट 5 साल का डेटा डिवाइड बाई 5। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल का डेटा डिवाइड बाई 5, तो ये 5 ईयर का मूविंग एवरेज हुआ। ठीक, अब एक क्वेश्चन कराती हूँ। आपको कैलकुलेट करना है 5 ईयर, कैलकुलेट करना है 5 ईयरली एंड 7 ईयरली मूविंग एवरेज, आपको पता करना है, आपको डेटा दिया गया है। और ये डेटा किस चीज का है, नंबर ऑफ फेल्योर। ये डेटा क्या है, नंबर ऑफ फेल्योर ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो भी फेल्योर हुए हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में ड्यूरिंग 1998 टू 2003। 1998 से लेके 2003 में जो भी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल फेल्योर हुए हैं उनके फिगर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्लॉट करना है एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यू ऑन अ ग्राफ। आपको ग्राफ पे एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यू प्लॉट करनी है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है 5 ईयर मूविंग एंड 7 ईयर मूविंग आपको यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम जरा ईयर, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले जो ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फेल्योर जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे। लिख लिया आपने, अब चलिए करना शुरू करते हैं। पहले हम 5 ईयर मूविंग निकालते हैं। तो इन्होंने 2 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं, आप चाहे एक कॉलम में भी कर सकते हैं, बट चलिए 2 कॉलम करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब ऐसा हो सकता है कि अर्थमेटिक कोई
प्रॉब्लम आ जाए, अर्थमेटिक आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ जाए, तो इसलिए 2 कॉलम बनाए ज़्यादा अच्छा है। एक कॉलम होगा 5 ईयर मूविंग टोटल का और एक है 5 ईयर मूविंग एवरेज का। फिर ऐसे ही 7 ईयर के लिए 7 ईयर मूविंग टोटल और 7 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक, ये आपने 4 कॉलम बना लिए। चलिए पहले मैं 5 ईयर का बताती हूँ। 5 ईयर मतलब यहाँ पे 5 साल का आपको सम करना है। हमने लिया 1998 से लेके 92 तक का फिगर, ठीक है, ये हुए 5 साल, इनको सम किया और जो भी सम आएगा वो आप कहाँ पे किसके स्ट्रेट में रिकॉर्ड करेंगे, हम वो उसके मिड पॉइंट पे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये जो 5 साल है इसका मिड पॉइंट क्या है, तीसरे नंबर पे, ठीक है, जो थर्ड वैल्यू है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी थर्ड वैल्यू पे इसका सम रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने इन 5 फिगर्स को सम किया, आंसर आएगा 129। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट 5 फिगर को सम किया और उसका सम कितना आया, 118, और उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनके मिड पॉइंट पे। ये जो 5 वैल्यूज का मिड पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड वैल्यू, ठीक है, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही फिर आप अगली 5 वैल्यू लेंगे, 28, 32, 28, 32, 20, 12 और 12, ये आपने अगली 5 वैल्यू ली और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 20 के करस्पॉन्डिंग, ये आपने 104। तो ऐसे ही करके ना 5-5 का सेट बनाते जाएंगे और उसका जो भी सम आ रहा है वो आप मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे, ये खास बात रहे, मिड पॉइंट पे यहाँ पर ऐसे करके प्लॉट करते जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ से 11 से चलिए शुरू करते हैं। 11 से लेके 5 नंबर कौन से हुए, यहाँ तक आपका जो भी सम आया वो आपने क्या किया, 49, ये 11 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3, जो भी सम आया 49 सम आएगा वो आपने यहाँ रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद आपने 14 से सम किया, 1 तक किया, 5 नंबर लिए, उसका जो भी सम आया आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्या है, 12, 9, 3, 1, तो ये तो केवल 4 ही फिगर्स है ना, तो 5 तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो अब यहाँ तक छोड़ देंगे, केवल हम 14 तक ही सम करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे केवल 4 ही नंबर बच रहे हैं, 4 नंबर नहीं, क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो 4 नंबर है, तो अब छोड़ दो, केवल हम 14 तक ही सम करेंगे। ठीक है, तो फिगर केवल यहीं तक आएंगे। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया, इनका सम निकाल लिया। अब चलिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज के लिए क्या करेंगे, ये जो 129 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 118 है इसको 5 से डिवाइड किया, 23.6 आया, 104 है इसको 5 से डिवाइड किया, 86 है 5 से डिवाइड किया, 63 है 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारा 5 ईयर का मूविंग एवरेज के फिगर। ठीक, आ गए। अब अगला क्या है, 7 ईयर मूविंग एवरेज भी आपको निकालना है, तो इसमें हम 7-7 का डेटा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जाएगा। तो हमने पहले 7 फिगर लिए, उनका सम किया। ठीक है, अब ये जो सम है इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, इनके मिड पॉइंट पे। तो बताइए ये जो 7 फिगर है इनका मिड पॉइंट क्या है, ये चौथा फिगर मिड पॉइंट है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, चौथा मिड पॉइंट है, यानी 1991, यानी 1991 के करस्पॉन्डिंग हम ये सम को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही फिर हम अगला जो 7 सेट ऑफ डेटा है वो लिया, इसका सम किया और इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही हम 7 ईयर्स का जो सेट है उसको सम करते जाएंगे और फिगर यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें भी इसी बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में जब सम करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, ये 2013 नहीं, केवल 13 से लेके 1 तक आप सम करेंगे तो कितने फिगर हुए, 7 हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 13 से सम करेंगे 1 तक तो कितना हुआ, 7 फिगर हुए, जिसको आप सम करेंगे और जो भी फिगर आएगा उसको 12 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। बट इसके बाद आप 11 से जब सम करेंगे तो देखेंगे केवल 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे तो 7 ईयर पता करना है ना, तो 6 नंबर है तो उसे छोड़ देंगे। तो आप केवल यहीं तक आप सम करेंगे, कहाँ तक सम करेंगे, 13 तक। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है बट थोड़ा ध्यान से करना है आपको। फिर 7 ईयर आपने कर लिया, अब इसका एवरेज निकालते हैं। 153 को 7 से डिवाइड करेंगे, आ गया 21.9। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे, 123 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही सारे फिगर को आप 7 से डिवाइड करेंगे, आपका ये सीरीज आ गई। ठीक है, तो हमारा 5 ईयर मूविंग एवरेज आ गया और 7 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, अच्छा, ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले आपको मैं एक चीज यहाँ पे दिखा देती हूँ। देयर इज वन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो ट्रेंड वैल्यू है इट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर ऑल द ईयर्स।
फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू हर एक ईयर के लिए नहीं कैलकुलेट होता है। अगर आप 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं तो पहला साल और आखिरी साल उसका ट्रेंड वैल्यू नहीं कैलकुलेट होता है। अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2 साल और लास्ट के 2 साल की ट्रेंड वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती है। और अगर 7 ईयर ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के 3 साल और आखिरी के 3 साल ट्रेंड वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती है। तो ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है, ठीक है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो 5 ईयर मूविंग एवरेज के जो पॉइंट्स हैं इनको आप ग्राफ पे खुद से प्लॉट कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। ये देखिए, ऐसा करके कुछ ग्राफ आप बनाएंगे। मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे आप ईयर प्लॉट करिए, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फेल्यूर प्लॉट करिए। सबसे पहले तो इसमें एक्चुअल डेटा शो किया जाता है। आपको एक्चुअल डेटा तो बनाना ही है। आपने एक्चुअल डेटा बनाया, सबसे पहले एक्चुअल डेटा का फिगर आपने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद जो ट्रेंड जो 5 ईयर मूविंग एवरेज है, चलिए 2-3 पॉइंट मैं बता देती हूँ। 5 ईयर मूविंग एवरेज का ये है, ठीक है। 5 ईयर मूविंग एवरेज में 1990 में क्या है 25.8, तो 1990 में क्या है 25.8, वो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 1991 में क्या है 23.6, 1991 में आएगा 23.6, ऐसे करके आएगा, ठीक है। और ऐसे करके सारे पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा 5 ईयर मूविंग एवरेज कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 ईयर मूविंग एवरेज भी कुछ ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके 7 ईयर मूविंग एवरेज लाइन भी आ जाएगी। तो इस तरीके से इन लाइन को ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस मेथड्स के कुछ मेरिट्स और कुछ लिमिटेशन। सबसे पहला मेरिट क्या है, दिस मेथड इज सिंपल एज कंपेयर टू द नेक्स्ट मेथड। जो अगला मेथड है ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसके कंपेयर में दिस मेथड इज इजी। ये मेथड सिंपल है, पहला फायदा। दूसरा इसका मेरिट क्या है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड को मेजर करने का फ्लेक्सिबल मेथड है। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर सपोज करिए आपका डेटा थोड़ा सा बढ़ भी जाए, कुछ और ईयर्स के भी फिगर आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। बट जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। कैलकुलेशन एकदम सेम तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा और नीचे तक टेबल आ जाएगी, टेबल और बढ़ जाएगी, ठीक है, बट ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल मेथड, ठीक है। बट इसकी 3 लिमिटेशन भी है। पहली लिमिटेशन क्या है, जो मैं बता चुकी हूँ कि ट्रेंड वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर ऑल द ईयर। जो ट्रेंड वैल्यू है वो हर साल की नहीं कैलकुलेट होती है। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है और लास्ट ईयर है उसका नहीं कैलकुलेट होता है। 5 ईयर में 2 साल का, 7 ईयर में 3 साल का, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि ट्रेंड वैल्यू नहीं कंप्यूट होती है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जब हम सिलेक्ट करते हैं पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। हम 3 ईयर मूविंग एवरेज यूज करेंगे कि 5 कि 7, कौन सा यूज करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये यहाँ पे स्टैटिशियन अपना पर्सनल जजमेंट यूज करता है, ठीक है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि जो ये जो मूविंग एवरेज मेथड है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी मैथमेटिकल फंक्शन। ये जो मूविंग एवरेज मेथड है ये किसी मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए इट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट फोरकास्ट द फ्यूचर करेक्टली। हम इस मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन के लिए, जो ट्रेंड एनालिसिस का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन थी थर्ड मेथड, जो मूविंग एवरेज मेथड था उसकी ये 3 लिमिटेशन थी, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये जो लेक्चर है ना मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, मैं काफी देर से बोल रही हूँ। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। आज हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए। नाम क्या क्या थे 3 मेथड के, पहला था ग्राफिक मेथड, दूसरा था सेमी एवरेज मेथड, तीसरा था मूविंग एवरेज मेथड। तो ये जो 3 मेथड है ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब जो चौथा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा उसी मेथड को यूज किया जाता है और उस पर न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगी। तो वो मेथड अब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो बस लेक्चर वाइंड अप करने से पहले बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आज के इस लेक्चर में कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज गेन की है और आपके ये जो आधे घंटे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आधे घंटे वेस्ट नहीं हुए, आपने कुछ सीखा, तो जरूर मुझे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो चौथा मेथड है टाइम सीरीज एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है।
ठीक, तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।